हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर में 10th चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को समाप्त कर दिए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। जैसा कि जानते हैं, टेंस 3 प्रकार के होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो 2 प्रकार के टेंस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। तो जो भी भविष्य में घटना होने वाला है या घटना होने वाली है, उन सभी में हम लोग फ्यूचर टेंस के अंतर्गत उन सभी घटना को रखते हैं। इसका बताए थे इससे पिछले वीडियो में भी। फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार के होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होता है अंत में गा गे गी। गा गे गी। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, राम खेलेगा, श्याम दौड़ेगा। यानी कि अंत में गा गे गी, गा गे गी रहेगा तो वह फ्यूचर टेंस में रहेगा। सामान्यतः हम लोग जनरली बात करते हैं, अगर किसी सेंटेंस के अंत में ता ते ती आ जाता है तो वह प्रेजेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगर था थे थी आ जाता है तो वह पास्ट के अंदर आ जाता है। और गागे गी आ जाएगा तो वह फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आ जाता है। यह जनरली इन शब्दों के आधार पर हम लोग किसी वाक्य को इन 3 प्रकार के टेंस के अंतर्गत रख देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया गा गे गी। इसमें मेन वर्ब में वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करना है। मेन वर्ब में वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल का प्रयोग करना है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताएंगे विल का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे और शैल का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन ऑल द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इन ऑल द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सभी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, यानी कि जो टेंस अफर्मेटिव में रहेगा, जो सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा और नेगेटिव में, और दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस का होना चाहिए। इन ऑल द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस बोथ will and shall can be used for I and we, I and we, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में I और we के साथ, I और we के साथ shall या will दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। shall या will दोनों का प्रयोग कर सकते हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। केवल यह स्टेटमेंट अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए सत्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस बोथ विल एंड शैल कैन बी यूज्ड फॉर आई एंड वी, यानी कि शैल और विल दोनों का प्रयोग आई और वी के साथ कर सकते हैं। यानी कि आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों कंडीशन केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। ऐसे आई और यहां पर लिखते हैं आई और वी के साथ जनरली आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं, और आई वी को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट बचा उन सभी में विल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, प्रोपर नाउन, दे, यू,
इन सभी में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, इन सभी में विल का प्रयोग करते हैं। केवल याद रखना है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, उसके बाद आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन आई और वी में विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, केवल दो प्रकार के सेंटेंसेज में। वो सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए और निगेटिव होना चाहिए। तो इन ऑल द affirmative and negative sentence for future tense, both will and shall can be used for I and we, but for an interrogative sentence always shall is used for I and we। कहने का तात्पर्य केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल का ही प्रयोग करेंगे आई और वी दोनों के साथ, आई और वी दोनों के साथ केवल शैल का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आई के साथ शैल का प्रयोग या विल का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक समरी के रूप में लिख देते हैं ताकि कोई परेशानी उत्पन्न न हो। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव इन दोनों प्रकार के सेंटेंस में आई और वी दोनों के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने पर आई और वी के साथ ऑलवेज मतलब हमेशा शैल का ही प्रयोग करना है, हमेशा शैल का ही प्रयोग करना है। विल का प्रयोग इस परिस्थिति में नहीं करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करना है। केवल आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना है। लेकिन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर बताए थे जनरली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है और आई और वी के साथ बाकी सभी सब्जेक्ट में हमेशा विल का प्रयोग करना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस भी सेंटेंसेस के आधार पर होता है, जैसा कि बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और आई सामान्यतः स्थिति में जनरली आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है और बाद बाकी सभी में विल का प्रयोग करना है। लेकिन बताए हैं अभी जस्ट अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस में आई के साथ विल और शैल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई शैल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। आई शैल बाय अ कार, ये भी सेंटेंस सही है। आई विल बाय अ कार, ये भी सेंटेंस सही है। यानी कि आई के साथ शैल का प्रयोग और आई के साथ विल का प्रयोग, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं केवल अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है, उसमें विल का प्रयोग नहीं करना है। अगला एग्जाम्पल है वी शैल गो फॉर ए मूवी, हम लोग मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो वी के साथ भी शैल का प्रयोग हो गया, तब पर भी यह सेंटेंस सही है। वी के साथ विल का प्रयोग हो गया, तब पर भी यह सेंटेंस सही है। उसी आधार पर दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बताए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यदि हम लोग नॉट लगा देंगे तो वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। केवल
हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो वह निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट शैल या विल नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है ही विल नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। आई विल नॉट गो देयर नाउ। अब यहाँ पर फिर देखिए आई के साथ विल का प्रयोग हो गया है, तो सेंटेंस अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, आई के साथ विल या शैल दोनों का प्रयोग करते हैं तो आई के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। अगर यहाँ पर हम लोग इंट्रोगेटिव में लिखते हैं विल आई, उसके बाद जो भी लिखते हैं ऑब्जेक्ट ग्रुप में, तो यह सेंटेंस गलत होगा। केवल हम लोग शैल आई लिख सकते हैं या शैल बी लिख सकते हैं, न कि विल बी। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है उस हेल्पिंग वर्ब को यदि सब्जेक्ट से पहले रख देंगे तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल के साथ आई का प्रयोग नहीं करना है और विल के साथ वी का भी प्रयोग नहीं करना है, केवल आई और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आज आ गया होगा। अगले दिन आज पढ़ें अफर्मेटिव, निगेटिव, अगला वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।